हर हर महादेव साथियों, केएसजी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हमने अब तक की जो सेशंस हुए हमारे, उनके अंतर्गत राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की स्थिति तथा राजस्थान के विस्तार का अच्छे से अध्ययन किया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का भौतिक विभाजन या राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब एक आता है मन के अंदर उद्गार है कि भौतिक प्रदेशों में विभाजित क्यों किया जाता है किसी भी देश या राजनीतिक इकाई को। हम देखें तो हम ये भौतिक प्रदेशों का अध्ययन क्यों पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम होते हैं मानवीय, वो इन्हीं भौतिक प्रदेशों की विशेषताओं के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे हम बात करें उद्योगों की, तो उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत हम जलवायु, स्थल का स्वरूप जो होता है उसको, तथा वहाँ जल की प्राप्ति आदि चीज़ों को देखते हैं। उन्हीं विशेषताओं के आधार पर भी क्या होता है, जो भौगोलिक या भौतिक स्वरूप होते हैं उनको विभाजित किया जाता है। किन के आधार पर? उनकी वायुमंडलीय तथा या जलवायवीय तथा भौतिक विशेषताओं के आधार पर। तो वह क्षेत्र या स्थल मंडल के विभिन्न स्वरूपों को विभिन्न जलवायवीय तथा भौगोलिक दशाओं के आधार पर विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है, और उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? भौतिक प्रदेश कह सकते हैं। तो हमने जाना कि इनका अध्ययन जरूरी क्यों होता है। हर तरीके से हमारे काम आते हैं। जैसे हमें कोई उद्योग डालना है या हमें कहीं की यात्रा करनी है और हमें वहाँ के स्थल रूप का सही ढंग से ज्ञान है, पढ़ा हुआ है हमारा कहीं पर, तो हम वहाँ जाने के लिए अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं या प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा भौतिक प्रदेश है। तो और भौतिक प्रदेशों को हम विस्तार से जानेंगे। और भौतिक प्रदेशों की बात करें तो किसके? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है दोस्तों। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो पहले तो हम लिखते हैं भौतिक प्रदेश कहते किसे, है ना। तो एक हो जाएगा आपका भौतिक प्रदेश। ठीक है। अब भौतिक प्रदेश की बात करें तो इसमें लिख सकते हैं हम स्थल मंडल के विभिन्न स्वरूपों को या स्वरूपों का जलवायवीय तथा भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे हम क्या कह सकते हैं? भौतिक प्रदेश कह सकते हैं। अब एक शब्द आ रहा है स्थल मंडल और एक शब्द आ रहा है आपके विभिन्न स्वरूप या स्थल स्वरूप। अब स्थल मंडल के अंतर्गत हम देखते हैं कि पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है, एक तो ठोस और एक द्रव्य। तो द्रव्य को तो हम क्या कह देते हैं? महासागर, और ठोस को हम क्या कह देते हैं? स्थल मंडल। अब इस स्थल मंडल पर भी हम अनेक प्रकार के स्थल स्वरूपों को देखते हैं। तो स्थल स्वरूपों की यदि बात करें, स्थल स्वरूप, तो स्थल स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं? देखो, जैसे पर्वत, ठीक है, एक हो गया जैसे पठार, एक हो गया पहाड़ी, है ना। इसको ही हम तीन भागों में देखते हैं, पर्वत, पठार, पहाड़ी या पहाड़। इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका? मैदान, है ना, मरुस्थल। ये राजस्थान के संबंध में बात कर रहे हैं, मरुस्थल। ठीक है। तो राजस्थान के पास एक विशेष स्थलाकृति है, वो क्या है? मरुस्थल। ठीक है। अब ये देखो, ये अलग अलग स्वरूप है किसके? स्थल मंडल के या स्थल के स्वरूप। ठीक है, स्थल के स्वरूप। अब ये स्वरूप कोई भौगोलिक विशेषता है तथा कोई भौगोलिक कारक है तथा कुछ जलवायु कारक है, उनके आधार पर बटे हुए रहते हैं। इनकी विशेषताएं उनके आधार पर होती है। तो वर्गीकरण का यदि आधार की बात करें, ठीक है ना, जैसे वर्गीकरण का आधार हम लें तो क्या होना चाहिए?
तो वर्गीकरण का एक तो हो जाएगा उसकी भौगोलिक संरचना या बनावट। ठीक है, अब बनावट के अंदर हम क्या ले सकते हैं, जैसे कोई तो ऊंचा उठा हुआ भाग है, कोई नीचे धंसा हुआ भाग है, और उसी को हम क्या बोलते थे, उच्चावच भी बोल देते हैं। ठीक है ना, इन सबको ही हम क्या बोलते हैं, एक शब्द में बोले इनको तो ये हो जाएंगे भूगोल के अंतर्गत, इनको बोलते हैं उच्चावच। क्या बोलते हैं, उच्चावच। ये हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में कि उच्चावच क्या होते हैं। उससे पहले देखो इनके वर्गीकरण का आधार की यदि बात करें तो पहला तो जाएगा आपकी भौगोलिक संरचना या बनावट, कि इनकी निर्माण किस तरीके से हुआ है। इसके बाद में कुछ आ जाते हैं वायुमंडलीय कारक, वायुमंडलीय कारक। अब दोस्तों यदि वायुमंडलीय कारकों की हम बात करें ना, वायुमंडलीय कारकों में हम ले लेते हैं एक तो जैसे जलवायु को, किसको ले लेते हैं, जलवायु को। और अब जलवायु की यदि बात करें तो जलवायु को निर्माणकारी घटकों के यदि देखें तो जलवायु के निर्माणकारी घटक है एक तो जैसे आपका हो गया तापमान, एक हो जाएगी आपकी वर्षा, और एक हो जाएगी आपकी आर्द्रता। ठीक है, अब देखो तापमान, वर्षा, आर्द्रता मिलकर किसका निर्माण करती है, जलवायु का निर्माण करती है। और जलवायु क्या है, वायुमंडलीय दशाओं का औसत योग, किसका, समय का, और समय कौन सा होगा, दीर्घकालिक। तो इसको तो हम जलवायु के अंतर्गत देखेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण होगा वायुमंडलीय कारकों के आधार पर भी होता है। इसके अलावा इससे प्रभावित होने वाले भी कुछ कारक होते हैं, जैसे एक तो हो गई आपकी मृदा। जब हम मृदा निर्माणकारी घटकों की बात करेंगे तो मृदा के निर्माण में जो कारक सहायक होते हैं, घटक होते हैं, उनके अंतर्गत जलवायु का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, आर्द्रता का महत्वपूर्ण योगदान होता है, या नमी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो पहला इसमें एक ले सकते हैं हम जैसे मृदा, दूसरा ले सकते हैं मृदा और आर्द्रता दोनों से संबंधित वनस्पति। किसको ले सकते हैं, वनस्पति को। तो ये कुछ कारक हो गए जलवायुवीय कारक या वायुमंडलीय कारक जिनसे संबंधित हो गए मृदा और वनस्पति। इसके अतिरिक्त यदि बात करें अन्य की तो एक हो जाता है आपके आर्थिक लक्षण, आर्थिक लक्षण, या फिर कहें आर्थिक क्रियाकलाप। अब आर्थिक क्रियाकलाप किस तरीके से प्रभावित करते हैं, तो देखो कोई भी भौगोलिक या भौतिक स्वरूप है या भौगोलिक खंड है, उसके अंतर्गत कई प्रकार के जैसे खनिज पाए जाते हैं। मान लीजिए हम अरावली की बात करें अभी, तो अरावली के अंतर्गत हमें राजस्थान में विभिन्न खनिजों की प्राप्ति होती है, और विभिन्न खनिजों की प्राप्ति के कारण यदि हम अरावली के सराउंडिंग देखेंगे तो चारों तरफ क्या होंगे, खनिजों से संबंधित उद्योगों की स्थापना हो जाएगी। अब चाहे वो धात्विक हो चाहे अधात्विक हो, वो उसके आधार पर डिपेंडेंसी है कि कौन सा खनिज वहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो ये चीज़ें वहाँ पर देखेंगे। तो ये कारक है कुछ जो किसको, इनको आधार माना जाता है, किसका, भौतिक प्रदेश के विभाजन का। तो यहाँ तक हमने देखा स्थल मंडल के विभिन्न स्वरूपों को हम क्या कह देते हैं, भौतिक प्रदेश कर देते हैं, जिनकी कुछ जलवायुवीय तथा भौगोलिक विशेषताएं होती है। अब यदि स्थल मंडल के विभिन्न स्वरूपों की बात करें तो हमें पर्वत, पठार, पहाड़ी, पहाड़, मैदान, मरुस्थल आदि उच्चावच मिलते हैं। इसके वर्गीकरण का आधार की बात की हमने तो एक तो हो गया भौगोलिक संरचना तथा बनावट, दूसरा हो गया वायुमंडलीय कारक, तीसरा हो गया आपके आर्थिक लक्षण। अब आर्थिक लक्षण जैसे हम यहाँ पर कृषि भी ऐड कर सकते हैं, है ना, जैसे गहन कृषि पूर्वी मैदानी क्षेत्र में होती है, तो कृषि भी कुछ हद तक भौगोलिक प्रदेशों में क्या करती है, एक आधार के रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। अब हम बात करें थी उच्चावच की, है ना, एक शब्द आ रहा है उच्चावच। तो उच्चावच होते क्या है, देखो यदि संधि विच्छेद कर रहे, साधारणतः हिंदी के दृष्टि से मत देखना, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे उच्चावच का, तो इसमें क्या हो जाएगा, उच्च प्लस अवच, मतलब ऊंचा और नीचा। तो बस ऊंचा और नीचा, अब ऊंचा तो क्या रहेगा, पहाड़, ठीक है, और नीचा क्या हो जाएगा आपके मैदान। तो यहाँ पर राजस्थान में हमें 2-3 स्थलाकृतियाँ मिलती हैं, 3-4 भौतिक प्रदेशों में हम इसका विभाजन भी करते हैं। तो एक तो हो जाती है जैसे पहाड़ी, क्या हो जाती है, पहाड़ी। एक हो जाएगा आपका पहाड़, क्या हो जाएगा, पहाड़। एक हो जाएगा आपका पर्वत, क्या हो जाएगा, पर्वत। एक हो जाएगा आपका मैदान, क्या हो जाएगा, मैदान। और एक हो जाएगा आपका मरुस्थल, जो कि मरुस्थल तो मैदान का ही
एक शुष्क स्वरूप है, तो इसको हम अलग से भी देख सकते हैं। तो मरुस्थल तो एक विशेष परिस्थिति का क्या हो गया, एक परिणाम हो गया एक तरीके से ना। तो पहाड़ी, पहाड़, पर्वत, मैदान, तो ये कुछ क्या है, उच्चावच है। अब इन उच्चावचों को देखें हम तो एक बार इसका डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये तो हो गया आपका पहाड़ी, ये हो गया पहाड़, और ये हो गया पर्वत। अब यदि बात करें मैदान की, तो ये क्या हो जाएंगे आपके मैदान। और फिर यदि पठार की बात करें तो ये हो जाएगा पठार, है ना। यहाँ पठार नहीं लिखे हम, तो यहाँ एक और ऐड कर सकते हैं, जैसे पठार। अब यदि बात करें पहाड़ी की, कि पहाड़ी की कितनी ऊंचाई होती है, तो देखो लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई तक जो उच्चावच होता है उसे हम क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं साहब। क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। और जिसकी ऊंचाई 2700 मीटर होती है या 2700 मीटर से कम होती है उसे हम कह देते हैं पहाड़। क्या कह देते हैं, पहाड़। और एक हो जाता है आपका पर्वत, ठीक है। अब यदि पर्वत की बात करेंगे ना, तो पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी 2700 मीटर से अधिक। ये ध्यान रखने वाली बात है कि 2700 मीटर से अधिक है तो हम किसकी संज्ञा दे देंगे, पर्वत की संज्ञा दे देंगे। या 2700 मीटर या इससे कम है लेकिन 1800 मीटर से अधिक है तो हम उसे पहाड़ की संज्ञा दे देंगे। वहीं यदि 1800 मीटर है तो हम उसे किसकी संज्ञा दे देंगे, पहाड़ी की संज्ञा दे देंगे। लेकिन ऊंचे किससे हैं ये, है ना। तो इनकी जो ऊंचाई मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, समुद्र तल से। किससे मापी जाती है, समुद्र तल से। और यदि भारत में बात करें ना समुद्र तल की, तो वो हो जाएगा आपका चेन्नई तट। कौन सा हो जाएगा, चेन्नई तट। तो यदि भारत में बात करें हम कि समुद्र तल को कहाँ से मापा जाता है, किसी भी उच्चावच की ऊंचाई को, तो चेन्नई तट से मापा जाता है। अब इसके बाद में एक तो रह गया अपना मैदान, है ना। तो मैदान की यदि बात करें तो समुद्र तल से 300 मीटर ऊंची उठी हुई भूमि होती है, उसे हम क्या कह देते हैं, मैदान कह देते हैं। वहीं यदि बात करें हम किसकी, पठार की, तो पठार क्या हो जाएंगे, 600 मीटर या इससे अधिक ऊंची उठी हुई भूमि को हम किसका नाम दे देंगे, पठार का नाम दे देंगे। तो यहाँ तक हमने तीन चीज़ें जानी। पहला कि भौतिक प्रदेश क्या होता है, तो भौतिक प्रदेश को हमने ढंग से देखा। इसके बाद में देखा स्थल के स्वरूप, कि पृथ्वी पर कौन से स्वरूप पाए जाते हैं। इसके बाद में देखा इनका वर्गीकरण का आधार, कि इनको वर्गीकृत करने के लिए कुछ तो आधार होने चाहिए ना, तो ये आधार हो गए अपने पास में। इसके बाद में हो गई क्या, उच्चावच। तो उच्चावच पहाड़ी, पहाड़, पर्वत, मैदान और मरुस्थल को हमने जाना था। इसके अलावा पठार भी हमने यहाँ पर देखा। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब तक हमने भौतिक प्रदेशों की विशेषताओं आदि के बारे में चर्चा की है। अब बात करते हैं राजस्थान के भूगोल का, भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण, कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, किस किस ने इसका विभाजन या वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो देखो सर्वप्रथम तो राजस्थान का वर्गीकरण प्रस्तुत किया ना, उस आदमी या उस व्यक्ति या उस महापुरुष का नाम था वीसी मिश्रा। क्या नाम था, वीसी मिश्रा। अब इन्होंने कब किया, तो देखो नाम तो याद ही रख लोगे, वीसी मिश्रा। कब किया, तो इसका जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो 1967 के अंदर इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ठीक है। अब प्रस्तुत कर दिया तो कोई हम देते हैं, जैसे कि लेख देते हैं या कोई कुछ देते हैं। तो इन्होंने एक किताब के अंतर्गत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, और उस किताब का क्या नाम था, राजस्थान का भूगोल, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं, है ना, राजस्थान का भूगोल, ठीक है। अब बात करें वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण कितने भागों में किया, 7 भागों में इन्होंने वर्गीकरण कर दिया। कितने भागों में कर दिया साहब, 7 भागों में वर्गीकरण कर दिया, ठीक है। अब देखो वर्गीकरण कर दिया, लेकिन इसके प्रकाशन की बात करें तो प्रकाशन हुआ इसका 1968 के अंदर। क्या हुआ, प्रकाशन। अब प्रकाशक कौन था, तो प्रकाशक था नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनबीटी, है ना, इसके नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान का प्रथम भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया
प्रथम भौगोलिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? वीसी मिश्रा ने प्रस्तुत किया। कब किया? 1967 में किया। किसके अंतर्गत किया? राजस्थान का भूगोल, जो कि क्या है, एक उनकी पुस्तक थी या किताब है। ठीक है, पुस्तक ही लिखना है, किताब वो साधारण हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा? 7 भागों में वर्गीकरण किया। और इसके बाद में हो जाएगा इसका प्रकाशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? 1968 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ। अब बात करें किसके द्वारा हुआ, तो प्रकाशक कौन था? कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रकाशक की बात करें तो हो जाएगा आपका नेशनल बुक ट्रस्ट या एनबीटी। अब बात करते हैं रामलोचन सिंह की। उन्होंने राजस्थान का द्वितीय भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो दूसरे कौन थे? रामलोचन सिंह। ठीक है, अब इन्होंने प्रस्तुत कब किया? तो प्रस्तुत किया इन्होंने 1971 में। ठीक है, किताब का नाम लिखें तो वो था राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, देखो दूसरी बार किसने किया? रामलोचन सिंह ने 1971 में किया। और इनकी पुस्तक क्या नाम था? राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। और यदि बात करें इसके वर्गीकरण की तो इन्होंने 3 भागों में राजस्थान को वर्गीकृत किया, है ना। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, कितने भागों में किया? 3 भागों में। और इन्होंने वीसी मिश्रा जी ने कब किया था? कितना किया था? 7 भागों में वर्गीकरण किया था। इसके अलावा एक और महापुरुष हैं, उनको हम कहते हैं हरि मोहन सक्सेना जी। ठीक है, अब इन्होंने भी अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अभी इनकी किताब भी पढ़ते हैं सब हम। 1994 के अंतर्गत इन्होंने राजस्थान का भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, है ना। अब इनकी किताब का भी नाम लिख लेते हैं। तो किताब का नाम क्या हो जाएगा? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। ठीक है ना। अब कब किया? 1994 के अंदर राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। अब इन्होंने कितने भागों में किया? तो इनकी बात करें ना तो इन्होंने राजस्थान को 4 भागों में वर्गीकृत किया। कितने भागों में किया? चारों लिख दिए, 4 भागों में वर्गीकृत किया। अब 4 भागों में वर्गीकृत किया ना है तो इन्होंने कुछ आधार भी लिए। तो इन्होंने आधार क्या लिया? आधार की बात करें ना हम, यहाँ पर क्या लिख देते हैं? भाग। और आधार की बात करें तो इन्होंने आधार लिया, एक तो लिया इन्होंने उच्चावच को। किसको लिया दोस्तों? उच्चावच को। और एक लिया जलवायु को, प्लस जलवायु। और इनका इंपॉर्टेंट है, इसी का अध्ययन हम आगे चल के भी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना कि जो राजस्थान का वर्गीकरण हरिमोहन सक्सेना ने प्रस्तुत किया, कब किया? 1994 के अंतर्गत। इसके बाद में देखें किताब का नाम या पुस्तक, तो पुस्तक क्या हो जाएगी उनकी? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। कितने भागों में किया? 4 भागों में कर दिया। और आधार क्या हो जाएगा? उच्चावच एवं जलवायु। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम इन्होंने किया वीसी मिश्रा जी ने, सेकंड टाइम रामलोचन सिंह जी ने किया, इसके बाद में हरिमोहन सक्सेना सर ने इसका विभाजन किया। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब देखते हैं हम जो वर्तमान में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं वो हरिमोहन सक्सेना सर के भौगोलिक वर्गीकरण या भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर करते हैं। तो उसका जो वर्गीकरण करेंगे हम कितने भागों में करेंगे? 4 भागों में करेंगे, है ना। तो हम देखो इसको एक सारणी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक तो हो जाएगा आपका मरु स्थल, थोड़ा नीचे। एक हो जाएगा आपका अरावली, है ना। एक तो क्या हो जाएगा आपका अरावली। इसको हटा दें हम, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक हो जाएगा आपका अरावली। और अरावली के बाद में एक हो जाएगा आपका मैदान। और मैदानों के बाद में एक जो भौतिक प्रदेश हो जाएगा आपका हाड़ौती, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र
कहते हैं। अब देखो पहले देखते हैं इनका क्षेत्रफल कि इनका क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल के बाद में हम बात करेंगे इनके जिलों की कि इनके जिले कौन कौन से आते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे इनके किसको नहीं, जलवायु को। और जलवायु को पहले हम जनसंख्या लेते हैं ना, थोड़ा फैक्चुअल डेटा है। तो पहले हो जाएगी आपकी जनसंख्या, जनसंख्या के बाद में हो जाएगी आपकी जलवायु, और जलवायु के बाद में एक फैक्टर और हो जाएगा मृदा, और एक हो जाएगा वनस्पति। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन क्लियर कर पाने वाली है। अब देखो यहाँ पर यदि क्षेत्रफल की बात करें ना तो मरुस्थल में तो आ जाएगा आपका 61.11%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 61.11% है। ठीक है, अब जिलों की बात करें इसमें तो जिले आ जाएंगे लगभग आपके 12 जिले। कितने जिले, 12 जिले, मतलब इस साइड के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये सब इस साइड के आएंगे। इसको देखेंगे हम विस्तार से। इसके बाद में जनसंख्या की बात करें ना तो यहाँ पर राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। अब जलवायु की बात करेंगे तो देखो हालत खराब हो जाती है, पसीना पसीना, शुष्क जलवायु। कौन सी जलवायु, शुष्क जलवायु। अब मृदा की बात करेंगे तो मृदा भी कौन सी हो जाएगी, शुष्क या बलुई मृदा। ठीक है, अब इसके बाद में वनस्पति की बात करें तो वनस्पति हो जाएगी आपकी मरुद्भिद वनस्पति। अब मरुद्भिद क्या होती है, इसकी विशेषताएं वगैरह हम आगे चर्चा करेंगे इनके ना। तो देखो जिले कितने हो गए, 12 जिले हो गए। जनसंख्या कितनी है, 40% जनसंख्या, और क्षेत्र देखो राजस्थान का 61.11%। जलवायु शुष्क हो जाएगी, मृदा बलुई या हम इसको क्या कह सकते हैं, रेतीली मृदा कह सकते हैं। और वनस्पति देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है कि मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अपने मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं हम अरावली की। तो अरावली राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.1 या कई बार इसको 9% क्षेत्रफल भी लिख दिया जाता है। क्वेश्चन के अंदर कई बार आया हुआ है कि अरावली का इसका कितना प्रतिशत है। वो एक क्वेश्चन देखेंगे हम लास्ट में। तो अरावली राजस्थान के लगभग 9.1% या 9% क्षेत्रफल पर विस्तारित है। और यदि जिलों की बात करें तो जिले आ जाएंगे इसमें लगभग 13 जिले आते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यतः इसमें हम 7 जिलों को ही शामिल करते हैं। ठीक है, तो विस्तार तो कितने जिलों में माना जाता है इसका, 13 जिलों में, और मुख्यतः कितने आ जाते हैं, 7 आ जाते हैं। यदि देखो जनसंख्या की बात करें ना तो जनसंख्या यहाँ तो कितनी है, 40%। अब अरावली का क्षेत्रफल कितना, 9%, एक जोड़ दो 10%। तो राजस्थान की जो अरावली क्षेत्र है इसमें राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करेगी, 10%। अब देखो यहाँ पर कौन सी मिल रही है, शुष्क। तो यहाँ पर देखो दोनों चीज ट्रांजिशन एरिया ना, तो यहाँ पर हमें शुष्क एवं अर्धशुष्क दोनों मिलती है, शुष्क एवं अर्धशुष्क। तो यहाँ की जलवायु तो हम अर्धशुष्क एवं शुष्क लिख देंगे। अब यहाँ पे मृदा की बात करें तो पर्वतीय मृदा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पर्वतीय मृदा। और इसका विस्तार आगे अध्ययन करेंगे, ढंग से मृदा पढ़ेंगे तब। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति भी पर्वतीय वनस्पति हो जाती है, पर्वतीय। और यहाँ पर वनों का विकास अधिक होगा, तो वनों का विकास। अब इसको वनस्पति में देखें कि कौन से वन पाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वन पाए जाते हैं। इसी मृदा को हम वनीय मृदा भी कह सकते हैं ना, वनीय मृदा भी इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद में देखो अपने आ गए मैदान, इंपॉर्टेंट है मैदान। तो मैदान की बात करें ना तो यहाँ पर राजस्थान की लगभग 23 या फिर लिख दें 23.46% जनसंख्या राजस्थान की कहाँ निवास करती है, मैदानों के अंदर निवास करती है। यदि इनके जिलों की बात करें ना तो इसके अंतर्गत लगभग 10 जिले आते हैं, किसके, राजस्थान के। और इसका नाम क्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या नाम है, पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से हम इसे जानते हैं भूगोल में। इसके बाद में यदि बात करें जनसंख्या की तो देखो 40%, 10%, 40 से एक कम कर दो 39%। कितने प्रतिशत, लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है कहाँ, मैदानों में। किसकी, अपने राजस्थान की। अब यहाँ पर जलवायु की बात करें तो यहाँ पर शुष्क हो गई, यहाँ पर अर्ध शुष्क हो गई। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं उपार्द्र तथा आर्द्र जलवायु, यहाँ पर लगभग दोनों पाई जाती हैं। इसके बाद में यदि बात करें मृदा की तो देखो मृदा, मैदानों का निर्माण जलोढ़ निक्षेपों से, तो जलोढ़ मृदा मिलेगी ना। जलोढ़ को ही हम क्या बोल देते हैं, कांपीय मृदा बोल देते हैं, डेल्टाई भी बोल देते हैं, कछारी भी बोल देते हैं, एल्फिसोल भी बोल देते हैं, वो तो हम मृदा के अंदर देखेंगे।
अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, वनस्पति। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर लगभग मिश्रित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि लगभग यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना, उसके आधार पर यहाँ पर मिश्रित वनस्पति, या फिर एक नाम दो तो मानसूनी। वो मानसूनी के अंदर भी अर्ध मानसूनी, शुष्क मानसूनी होते हैं, लेकिन वो तो हम वनस्पति के अंदर देख ही लेंगे। तो मानसूनी हो गई। अब बात करें हम हाड़ौती की, है ना, तो हाड़ौती की यदि बात करें ना क्षेत्रफल की, तो ये राजस्थान का लगभग 6.89% एरिया कवर करता है। वहीं यदि तुम बात करो ना किसकी, मतलब इसमें कई बार क्या होता है कि ऑप्शन के अंदर आपको 6.49% भी देखने को मिल जाता है, कई एग्जामिनेशंस के अंदर आया हुआ है ये। लेकिन ये क्या होता है, ऑप्शन में यही होना चाहिए, ये होगा तो ये होगा आंसर 6.89, और यदि ये है अकेला तो ये आंसर हम लगा सकते हैं, कई एग्जामिनेशंस के अंदर आया है ये। तो इसको एक बार और बाद में देखेंगे, कई क्वेश्चंस भी देखने हमें, ताकि हमें क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। अब यदि जिलों की बात करें तो जिले इसमें 7 आते हैं, और मुख्यतः 4 जिलों को हम ले लेते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब देखो यहाँ 40 है, यहाँ 10 है, यहाँ 39 है, यहाँ एक कम हो गया ना, तो इधर एक बढ़ा दो बस, 11%। कितने प्रतिशत? 11%। क्या? जनसंख्या, ठीक है ना। तो 40, 39, 10, 11, इस तरीके से हम बढ़ा देते हैं। अब बात करें जलवायु की, तो जलवायु यहाँ पर क्या है, शुष्क जलवायु, यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु, यहाँ पर उपार्द्र जलवायु, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत इसको शामिल कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आर्द्र या अति आर्द्र। अब बात करते हैं हम मृदा की, किसकी, मृदा की। अब यदि मृदा की बात करें ना, तो यहाँ पर तो हो गई बलुई रेतीली, यहाँ पर होगी पर्वतीय वनीय, यहाँ पर होगी जलोढ़ या कांपीय। अब देखो पठार किससे बनेगा, लावा से बनेगा। तो यहाँ पर जो मृदा मिलेगी हमें रेगूर या एक तरीके से काली मृदा मिलेगी, ठीक है ना। अब यदि वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर हमें सागवान वन मिलते हैं, और कई किताबों में हमें यहाँ पर कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है, सवाना वनस्पति भी देखने को मिलती है। तो ये तो देखा हमने क्या, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इसकी एक सारणी हमने बनाई। इस पैटर्न से आप इसकी लगभग संपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हो। जैसे क्षेत्रफल के आधार पर अब यदि बात करो, आरोही क्रम में जमाओ या अवरोही क्रम में जमाओ, तो आप आराम से जमा सकते हो। जैसे आरोही में जमाना है तो पहले आपका हाड़ौती आ जाएगा, उसके बाद में अरावली, उसके बाद में मैदान, और उसके बाद में मरुस्थल। तो आज के लिए इतना ही। आगे के सेशंस में अब हम क्या करेंगे कि एक एक भौतिक प्रदेश को अच्छे से अध्ययन करेंगे, उसकी अलग अलग विशेषताओं को वगैरह को ढंग से जानेंगे। तो अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।